मॉडल पेपर 3 उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 कक्षा 12 विषय भूगोल। समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 56 अंक। खंड ए। प्रश्न 1 में बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक विद्वान का नाम है। रुको और जाओ प्रतिपादन किया था ग्रिफिथ टेलर ने। सही उत्तर होगा द ग्रिफिथ टेलर। इस विचारधारा को नव निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 2, जापान का कोबे ओसाका प्रदेश जिस कारण से संघन बसा हुआ है वह है, तो ये औद्योगिकीकरण के कारण। कोबे जो प्रदेश है जापान का कोबे ओसाका प्रदेश, ये औद्योगिकीकरण के कारण संघन बसा हुआ है। तो उत्तर होगा स औद्योगिकीकरण के कारण यह संघन बसा हुआ है। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात किस देश में दर्ज किया गया है? उच्चतम लिंगानुपात है लेटिविया का। लेटिविया एक छोटा सा देश है जो बाल्टिक सागर के किनारे स्थित है। 4, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक का स्कोर होता है। जो अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश होते हैं उन्हें मानव विकास का सूचकांक जो होता है वह 0.800 से ऊपर होता है। 0.800 से ऊपर होता है, ऐसे ही होगा। ये 700 से 799 के बीच ये उच्च विकास वाले, 0.550 से ये मध्यम विकास वाले और 0.549 से नीचे वाले ये अल्प विकास वाले देश या पिछड़े हुए देश होते हैं। 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? उत्तर, खेती प्राथमिक है, बुनाई द्वितीय क्रियाकलाप, सूचना का संग्रहण ये चतुर्थ क्रियाकलाप है और व्यापार ये तृतीय क्रियाकलाप है। सही उत्तर होगा इसमें स सूचना का संग्रहण चतुर्थ क्रियाकलाप। प्रश्न 6, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? सड़क, नदी या नहर के किनारे जो लंबवत बस्तियां बसती है वह रेखीय बस्तियां कहलाती है। सही उत्तर होगा ब रेखीय बस्ती। प्रश्न 7, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? तमिलनाडु, पंजाब, केरल, हरियाणा। तो उच्चतम कोटि है भारत में वो केरल की है। किस कारण से? स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है और शिक्षा का स्तर ऊंचा है। इस कारण केरल मानव विकास सूचकांक में भारत में सर्वोच्च स्थान रखता है। प्रश्न 8, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश जो है इसका केंद्र कौन सा है? कोलकाता हावड़ा, कोलकाता सिसरा, कोलकाता मेदिनीपुर, कोलकाता कोन्नगर। तो इसका केंद्र है कोलकाता हावड़ा। सही उत्तर होगा ए कोलकाता हावड़ा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कोलकाता हावड़ा है। प्रश्न 9, प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण संबंधी जल अधिनियम कब बनाया गया? तो प्रदूषण का निवारण संबंधी जल अधिनियम बनाया गया 1964 में। उत्तर होगा 1964 ए 1964 में। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में पहला, सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता डेनमार्क में मिली। तो यहाँ आएगा डेनमार्क। दूसरा, प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में इंग्लैंड के स्काउटन और डार्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ। तो यहाँ 1825 आएगा। तीसरा, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया। यहाँ आएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। उर्वरक धरातलीय जल में की मात्रा को बढ़ा देता है, नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देता है। यहाँ आएगा नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं। प्रश्न 3, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में पहला है, एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। उत्तर, एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। प्रश्न 2, उस वृक्ष का नाम बताओ जिसकी छाल से कुनेन बनाई जाती है। उत्तर, सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनेन बनाई जाती है। प्रश्न 3, जल समर प्रबंध के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर,
पहला है व्यर्थ बह जाने वाले जल को रोककर संचित करना। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों तथा समाज के बीच संतुलन लाना। प्रश्न 4, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, कारखानों एवं उद्योगों से निकलने वाली गंधक अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। खंड ब, लघुत्तरात्मक प्रश्न। खंड ब, लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 4 में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताइए। उत्तर 4, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के जन्म को रोकना अथवा 2 बच्चों के जन्म में अंतराल रखना है। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती है। प्रचार करना, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता तथा बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहित उपाय कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। प्रश्न 5, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? उत्तर 5, वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं, फिर भी इनमें निम्न अंतर पाए जाते हैं। 1, वृद्धि धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, परंतु विकास के अंतर्गत गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है, यानी विकास हमेशा धनात्मक ही होता है। दूसरा, वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि विकास गुणात्मक होता है और इसका मूल्य सापेक्ष होता है। 3, विकास उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि वर्तमान दशाओं में सकारात्मक या धनात्मक परिवर्तन न हो, जबकि वृद्धि के लिए ये आवश्यक नहीं है। प्रश्न 6, जल परिवहन के क्या लाभ हैं? उत्तर 6, 1, जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। 2, जलीय परिवहन के आधार पर महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। 3, इसमें विभिन्न प्रकार के जहाज चलाए जा सकते हैं। 4, ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। 5, जल परिवहन की ऊर्जा लागत अपेक्षाकृत कम होती है, सबसे सस्ता होता है, इस कारण ही ये। प्रश्न 7, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर 7, व्यापार 2 स्तरों पर किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहा जाता है। राष्ट्रों को व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने में होती है जिनको या तो वे देश स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते या जिनको वे अन्य स्थान से कम दामों में खरीद सकते हैं। इसके विपरीत जब किसी देश के विभिन्न राज्यों के मध्य व्यापार होता है तो उसे राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यह सीमित होता है, कुछ राज्यों में अनेक वस्तुओं की कमी होती है। इसके विपरीत जब किसी देश के विभिन्न राज्यों के मध्य व्यापार होता है तो उसे राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अर्थात एक देश के भीतर जो व्यापार होता है उसी को राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं और देश से बाहर जो व्यापार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यह सीमित होता है, कुछ राज्यों में अनेक वस्तुओं की कमी होती है। ये वस्तुएं उन राज्यों से आयात की जाती है जहां इनका उत्पादन अधिक होता है। प्रश्न 8, दास व्यापार के बारे में आप क्या जानते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 15वीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेशवाद और विदेशी वस्तुओं के व्यापार के साथ ही व्यापार के एक नवीन स्वरूप दास व्यापार का उदय हुआ। पुर्तगालियों, डच, स्पेनिश लोगों व अंग्रेजों ने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़ा तथा उनको बलपूर्वक बागानों में श्रम हेतु नए खोजे गए अमेरिका में परिवहित किया। दास व्यापार 200 वर्षों से भी अधिक समय तक एक लाभदायक व्यापार रहा, परंतु इसे 1792 में डेनमार्क में और 1807 में ग्रेट ब्रिटेन में और 1808 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। प्रश्न 9, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने नगर नीति में क्या प्राथमिकताएं बताई है, या संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार एक अच्छे नगर की क्या विशेषताएं होती है। प्रश्न 9, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने नगर नीति में निम्नलिखित प्राथमिकताएं बताई है। 1, नगरीय निर्धनों के लिए आश्रय स्थल में वृद्धि करना। 2, आधारभूत नगरीय सुविधाएं यथा शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, सफाई का प्रबंध आदि को उपलब्ध करवाना। 3, महिलाओं की मूलभूत सेवाओं तथा राजकीय सुविधाओं तक पहुंच में सुधार लाना। 4, ऊर्जा उपयोग तथा वैकल्पिक परिवहन तंत्र को उन्नत बनाना। 5, वायु प्रदूषण को कम करना। प्रश्न 10, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर 10,
पहला कारक भूविन्यास एवं जल की उपलब्धता। अनुकूल भूविन्यास एवं जल की उपलब्धता के कारण भारत के मैदानी भागों में जनसंख्या का विशाल जमाव मिलता है, जबकि भारत के प्रायद्वीपीय पठार भाग तथा उत्तर के पर्वतीय भागों में कम जनसंख्या देखने को मिलती है। दूसरा, जलवायु। भारत में अनुकूल जलवायु के कारण तटीय मैदानों तथा उत्तर भारत के मैदानों में जनसंख्या वितरण अधिक है, जबकि कठोर जलवायु के कारण राजस्थान के थार मरुस्थल तथा हिमालय के उच्च पर्वतीय भागों में जनसंख्या वितरण कम पाया जाता है। प्रश्न 11, आंतरिक प्रवास किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताएं। उत्तर 11, आंतरिक प्रवास जब किसी देश के एक भाग से दूसरे भाग में अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय लोग रोजगार की तलाश में या अन्य किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जाकर बस जाते हैं तो ये प्रवास आंतरिक प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। उत्तर, आंतरिक प्रवास जब किसी देश के एक भाग से दूसरे भाग में अंतर्राज्यीय यानी एक राज्य के भीतर और अंतर्राज्यीय यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग रोजगार की तलाश में या अन्य किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जाकर बस जाते हैं तो ये प्रवास आंतरिक प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। इसकी 4 धाराएं होती हैं आंतरिक प्रवास की। पहली धारा क, गांव से गांव की ओर प्रवास, एक गांव से दूसरे गांव में। ख, गांव से नगरों की ओर प्रवास यानी गांव से शहरों नगरों में जाकर बसना। ग, नगरों से गांवों की ओर प्रवास या नगरीय क्षेत्रों से गांव में जाकर बसना। और गह, नगरों से नगरों की ओर प्रवास, एक नगर से दूसरे नगर में जाकर बसना, छोटे नगर से बड़े नगर में जाकर बसना। 12, ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर 12, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र के विस्तार और अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए भौतिक लक्षणों के साथ सांस्कृतिक, मानव जातीय, सुरक्षा संबंधी कारक भी उत्तरदायी होते हैं। सामान्यतः भारत में ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार पाए जाते हैं। पहला है गुच्छित बस्तियाँ, दूसरा अर्धगुच्छित बस्तियाँ, तीसरा पल्लीकृत बस्तियाँ और चौथी है एकांकी या परिक्षिप्त बस्तियाँ। प्रश्न 13, एलोय खनिज और लोह खनिज में 3 अंतर बताइए। उत्तर 13, लोह खनिज और एलोय खनिज में मुख्य अंतर इस तरह से हैं। लोह खनिज, इधर एलोय खनिज। लोह खनिज जिन खनिजों पदार्थों में लोह धातुओं का अंश होता है वे लोह खनिज कहलाते हैं, और जिन खनिज पदार्थों में लोह धातु नहीं पाई जाती उन्हें एलोय खनिज कहते हैं। लोह खनिज के उदाहरण लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, कोबाल्ट लोह खनिज हैं। सोना, तांबा, सीसा, निकेल आदि अलोह खनिज हैं। तीसरा अंतर इनमें लोह खनिज, इनका मुख्य उपयोग लोह इस्पात उद्योग में किया जाता है। एलोय खनिज, एलोय खनिजों की अपनी अलग अलग उपयोगिता होती है, जैसे आभूषण निर्माण, विद्युत उद्योग आदि। प्रश्न 14, भरमौर जनजाति क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या हैं। उत्तर 14, भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रमों से विद्यालय, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल, सड़क, संचार और विद्युत जैसी अवसंरचनाओं के विकास के साथ स्त्री साक्षरता में वृद्धि एवं लिंगानुपात में सुधार हुआ है। इसे गद्दी जनजाति के लोगों का जीवन स्तर उच्च हुआ है एवं बाल विवाह तथा ऋतु प्रवास में कमी आई है। प्रश्न 15, भारत के विदेशी व्यापार की कोई 3 विशेषताएं बताइए। उत्तर 15, पहला, विश्व व्यापार में भारत के व्यापार की भागीदारी मात्र 1% ही है। दूसरा, भारत के आयात व्यापार में पेट्रोलियम का आयात बढ़ रहा है, जबकि निर्यात व्यापार में सर्वाधिक हिस्सेदारी निर्मित वस्तुओं की है। तीसरा, भारत का उद्देश्य आगामी वर्षों में अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिशत में वृद्धि करने का है। प्रश्न 16, सेवा क्षेत्र के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर 16, सेवा क्षेत्र के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पहला, वाणिज्य सेवाएं यथा विज्ञापन, कानूनी सेवाएं, जनसंपर्क और परामर्श। दूसरा, वित्त, बीमा, वाणिज्य और आवासीय भूमि और भवनों जैसी अचल संपत्ति का क्रय विक्रय। 3,
उत्पादक और उपभोक्ता को जोड़ने वाले थोक, फुटकर व्यापार तथा रखरखाव, सौंदर्य प्रसाधन तथा मरम्मत के कार्य जैसी सेवाएं। चौथा, परिवहन एवं संचार यथा रेल, सड़क, जहाज और वायुयान सेवाएं तथा डाक तार सेवाएं आदि। पांचवा, मनोरंजन तथा दूरदर्शन, रेडियो, फिल्म और साहित्य आदि। छठा, विभिन्न स्तरीय प्रशासन यथा स्थानीय, राज्य तथा राष्ट्रीय प्रशासन, अधिकारी वर्ग, पुलिस सेवा तथा अन्य जन सेवाएं आदि। सातवां, गैर सरकारी संगठन तथा शिशु चिकित्सा, पर्यावरण, ग्रामीण विकास आदि लाभ रहित सामाजिक क्रियाओं से जुड़े व्यक्तिगत तथा सामूहिक परोपकारी संगठन। तथा आठवां, दैनिक जीवन में काम आने वाली घरेलू सेवाएं। प्रश्न 17, उद्योगों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर 17, उद्योगों के प्रकार, उद्योगों को विविध प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे पहला है आकार के आधार पर, पूंजी निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर उद्योगों को वृहत, मध्यम, लघु और कुटीर उद्योगों में वर्गीकृत करते हैं। दूसरा, स्वामित्व के आधार पर उद्योग सार्वजनिक, व्यक्तिगत और सहकारी यानी मिश्रित प्रकार के होते हैं। तीसरा, उत्पादों के उपयोग के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। तीसरा, उत्पादों के उपयोग के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल पदार्थ उद्योग, दूसरा पूंजीगत पदार्थ उद्योग, तीसरा मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग और चौथा उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। चौथा प्रकार, कच्चे माल के आधार पर भी उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा वन आधारित उद्योग, तीसरा खनिज आधारित उद्योग और चौथा उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग। पांचवा, विनिर्मित उत्पादों की प्रकृति के आधार पर उद्योग 8 प्रकार के होते हैं। पहला धातुक्रम उद्योग, दूसरा यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, तीसरा रासायनिक और संबंध उद्योग, चौथा वस्त्र उद्योग, ये 4 आएगा, चौथा वस्त्र उद्योग, पांचवा खाद्य संसाधन उद्योग, छठा विद्युत उत्पादन उद्योग, सातवां इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और आठवां संचार उद्योग। प्रश्न 18, भारत में सड़कों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर 18, भारत में सड़कों को विभिन्न रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहला है राष्ट्रीय महामार्ग, ये केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित सड़कें हैं जो मुख्यतः राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तनों तथा रेलवे जंक्शनों को जोड़ती है। 2016 में उनकी लंबाई 1,01,011 किलोमीटर थी। ये देश की कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 2% है। राष्ट्रीय महामार्गों के विकास, रखरखाव और प्रचालन हेतु भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी इकाई भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना 1995 में की गई है। दूसरा, राज्य महामार्ग स्टेट हाईवे, राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ने वाली इन सड़कों का निर्माण एवं अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लंबाई का 4% भाग आता है। 3, जिला सड़कें, इसके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लंबाई का 14% भाग आता है। ये जिले के मुख्य नगरों को जिले से जोड़ने का, जिला केंद्र से जोड़ने का काम करती हैं। चौथा, ग्रामीण सड़कें, देश की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 80% भाग इनके अंतर्गत आता है। ग्रामीण सड़कें गाँवों को पास की मुख्य सड़कों से जोड़ने का काम करती हैं। चौथा, अन्य सड़कें, अन्य सड़कों के सीमांत सड़कें और अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग शामिल करते हैं। सीमांत सड़कों में जो सीमाओं पर बनी हुई सड़कें देश की, जिनका निर्माण सीमांत सड़क संगठन द्वारा किया जाता है। अब है खंड 2 आगे, निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न 19, निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। बड़े तथा लघु पैमाने के उद्योगों में अंतर। दूसरा वह व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर। तो उत्तर 19, पहला बड़े तथा लघु पैमाने के उद्योगों में अंतर। बड़े पैमाने के उद्योग और इधर लघु पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योगों में प्रथम, बड़े पैमाने के उद्योगों में ऊर्जा चालित मशीनों से उत्पादन किया जाता है, जबकि लघु पैमाने के उद्योगों में छोटी छोटी मशीनों से उत्पादन किया जाता है। यानी बड़ी मशीनें बड़े पैमाने के उद्योगों में और छोटी मशीनें लघु पैमाने के
उद्योगों में। दूसरा, बड़े उद्योगों में, इन उद्योगों में पूंजी का विपुल मात्रा में निवेश किया जाता है। लघु उद्योग, इन उद्योगों में कम पूंजी निवेश के उद्योग लगाए जाते हैं। तीसरा, बड़े उद्योग, ये उद्योग विकसित देशों के विकास का आधार होते हैं। लघु उद्योग, ये उद्योग विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आगे दूसरा है व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर। व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर। व्यक्तिगत क्षेत्र एक तरफ सार्वजनिक क्षेत्र। व्यक्तिगत क्षेत्र, जब किसी उद्योग की समस्त पूंजी, लाभ, हानि तथा संपत्ति एक ही व्यक्ति की होती है तो उसे व्यक्तिगत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एक व्यक्ति की हो सकती है या कुछ व्यक्तियों की भी हो सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र, जब किसी उद्योग की पूंजी और संपत्ति के अधिकार जनता तथा समुदाय के हाथ में अर्थात सरकार के हाथ में होते हैं तो उसे सार्वजनिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसमें अधिकतर छोटे पैमाने के उद्योग शामिल किए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें प्राय भारी उद्योग शामिल किए जाते हैं। तीसरा अंतर, व्यक्तिगत उद्योग जो होते हैं, निजी उद्योग, व्यक्तिगत क्षेत्र के उद्योग मुख्यतः जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में प्रचलित है। यानी पूंजीवादी देशों में जो उद्योग वगैरह है वो सब व्यक्तिगत क्षेत्र, निजी क्षेत्र में संचालित है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग मुख्यतः समाजवादी देश जैसे रूस और भारत में प्रचलित हैं। चौथा अंतर, निजी क्षेत्र या व्यक्तिगत क्षेत्र में भारत में अनेक पूंजियों द्वारा संचालित किए जाने वाले उद्योग तथा यथा टाटा लो इस्पात उद्योग व्यक्तिगत क्षेत्र में गिने जाते हैं। टाटा है, रिलायंस आदि। भारत में भिलाई इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। प्रश्न 19 का अथवा निम्न पर टिप्पणियां लिखिए। पहला है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा खनिज आधारित उद्योग। तो उत्तर 19 का पहला कृषि आधारित उद्योग, कृषि के अंतर्गत खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में कृषि आधारित उद्योगों द्वारा भेजा जाता है। कृषि व्यापार एक प्रकार की वाणिज्य अर्थात व्यापारिक कृषि है जो कि औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। इनका वित्त पोषण प्राय वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर होती है। कृषि व्यापार फर्म आकार के बड़े यंत्रीकृत रसायनों पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है। कृषि व्यापार फर्म आकार में बड़े यंत्रीकृत रसायनों पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है। भोजन प्रसंस्करण उद्योग, कृषि से तैयार खाद्य में मलाई, क्रीम का उत्पादन, डिब्बा खाद्य, फलों से खाद्य तैयार करना, मिठाइयाँ शामिल की जाती हैं। खाद्य को सुरक्षित रखने की अनेक विधियाँ प्राचीन काल से चली आ रही हैं। यथा इनको सुखाकर, संधान कर या अचार के रूप में तेल या सिरका डालकर भोजन प्रसंस्करण किया जाता है। किंतु इन विधियों का औद्योगिक क्रांति के पूर्व सीमित उपयोगी होता था। कृषि उद्योग, प्रमुख कृषि आधारित उद्योगों में भोजन तैयार करने वाले उद्योग शक्कर, फलों के रस, पेय पदार्थ यथा चाय, कॉफ़ी, कोकोआ, मसाले, तेल व वस्त्र तथा सूती, रेशमी, जूट तथा रबड़ उद्योग आते हैं। अब दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लौह अंश वाले धात्विक उद्योगों का उपयोग करते हैं यथा लोह इस्पात उद्योग, जबकि कुछ अधात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं यथा एल्यूमिनियम, तांबा, जवाहरात उद्योग। कुछ उद्योग अधात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं यथा सीमेंट, मिट्टी के बर्तन आदि उद्योग। प्रमुख उद्योग खनिज आधारित, प्रमुख खनिज आधारित उद्योगों में लोह इस्पात, तांबा प्रगलन, शीशा जस्ता, एल्यूमिनियम, सोना चांदी, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन, वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ी, रेल के इंजन, डिब्बों का निर्माण आदि हैं। प्रश्न 20, भारत में भू उपयोग परिवर्तन पर लेख लिखिए। उत्तर 20, भारत में भू उपयोग परिवर्तन किसी भी क्षेत्र में भू उपयोग मुख्यतः उस क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं जो समय के साथ परिवर्तनशील होती है पर निर्भर करता है। सामान्यतः भूमि उपयोग को अर्थव्यवस्था में होने वाले 3 परिवर्तन प्रभावित करते हैं। प्रथम, अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ बढ़ता है। ये बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते आय स्तर एवं उपलब्ध प्रौद्योगिकी जैसे कारकों पर निर्भर होता है। 2,
अर्थव्यवस्था की संरचना में भी समय के साथ परिवर्तन होता है। 3, समय के साथ अर्थव्यवस्था में कृषि क्रियाओं का योगदान कम होता जाता है, परंतु भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता है, बढ़ता जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले 4-5 दशकों में हुए परिवर्तन ने देश के भू उपयोग परिवर्तन को भी प्रभावित किया है। वर्ष 1950-51 तथा 2014-15 की अवधि के दौरान देश में भूमि उपयोग के 3 संवर्गों वन क्षेत्र, कृषि गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, निवल बोया क्षेत्र, वर्तमान प्रतिभूमि के अनुपात में वृद्धि हुई है। परंतु 4 कृषि उपयोग संवर्गों बंजर एवं व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, स्थायी चरागाह क्षेत्र और तरु फसलों के अंतर्गत क्षेत्र वर्तमान प्रति के अतिरिक्त प्रतिभूमि के क्षेत्रीय अनुपात में गिरावट आई है। प्रश्न 20 का अथवा भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन कीजिए। उत्तर अथवा का उत्तर, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय कृषि का उद्देश्य मात्र जीविकोपार्जन था, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार का तत्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था। इस हेतु सरकार ने कृषि गहनता को बढ़ावा, व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्न फसल उगाना तथा कृषि योग्य परतीय बंजर भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना जैसे उपाय अपनाए गए। प्रारंभ में इन उपायों से खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो जाने के कारण गहन कृषि जिला कार्यक्रम तथा गहन कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। परंतु 1960 के दशक के मध्य में लगातार 2 अकाल पड़ने से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा, अतः इनके बाद कृषि विकास हेतु निम्न उपाय अपनाए गए। पहला उपाय, अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का उपयोग। देश में कृषि क्षेत्र में एक मौलिक और मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुए हरित क्रांति नामक एक नवीन कृषि नीति को अपनाया गया, जिसके तहत गेहूं मैक्सिको तथा चावल फिलीपींस की अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत किस्मों को रासायनिक खाद के साथ सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों जैसे हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में बोया गया। हरित क्रांति से खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ। दूसरा उपाय, कृषि जलवायु नियोजन। चूँकि प्रारंभ में हरित क्रांति देश के सिंचित भागों तक ही सीमित थी, अतः इससे कृषि विकास में आई प्रादेशिक असमानता को दूर करने के लिए 1988 में योजना आयोग ने कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया। इसे कृषि, पशुपालन तथा जल कृषि को विकास हेतु संसाधनों के विकास पर भी बल मिला। 3, उदारीकरण नीति और उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। 1990 के दशक की उदारीकरण नीति और उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषि विकास के क्षेत्र में नवीन आयामों का सूत्रपात हुआ। आगे खंड ये प्रश्न क्रमांक 21 से 22 मानचित्र कार्य से संबंधित है। तो प्रश्न 21, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित महाद्वीपों के वाणिज्य पशुपालन क्षेत्रों को अंकित कीजिए। ए उत्तरी अमेरिका, ब अफ्रीका, स एशिया और द ऑस्ट्रेलिया। ये वाणिज्यिक पशुपालन क्षेत्र, वाणिज्य पशुपालन क्षेत्र जिन्हें में मैप में दिखाना है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये पूरा पूरा है उत्तरी अमेरिका, तो यहाँ भरना है हमें उत्तरी अमेरिका। फिर अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ हमें अफ्रीका भरना है। एशिया, ये है पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप, तो यहाँ हमें भरना है एशिया। और ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ भरना है हमें ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये मैप पूरा हुआ। प्रश्न 22, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित वस्त्र उद्योगों को दर्शाइए। भीलवाड़ा, बड़ोदरा, कोयम्बटूर और वाराणसी, इन्हें हमें भारत के मैप में दिखाना है। सबसे पहले भरना है हमें भीलवाड़ा, राजस्थान के दक्षिणी भाग में यहाँ स्थित है ये भीलवाड़ा। फिर है बड़ोदरा, बड़ोदरा गुजरात और राजस्थान के मध्य भाग के थोड़ा सा दक्षिण में स्थित है बड़ोदरा, यहाँ बड़ोदरा भर दिया हमने। अब आगे है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर तमिलनाडु के केरल की तरफ, यहाँ अंत में है पश्चिम भाग में, यहाँ भर देते हैं हम कोयम्बटूर। अब भरते हैं हम वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में बिहार की तरफ, यानी उत्तर प्रदेश के मध्य भाग से बिहार की तरफ स्थित है यहाँ पर वाराणसी। ये हमने वाराणसी भर दिया। इस तरह ये मैप पूरा हुआ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।